सेम वेलोसिटी आ, तो यहाँ जितना वेलोसिटी 200 सेकंड के बाद भी सेम वेलोसिटी, फिर 200 सेकंड के बाद फिर जब 50 सेकंड तक के लिए रिटार्डेशन था, ये का वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, फाइनली वो रेस्ट में आ जा रहा है। तो लास्ट में जो रिटार्डेशन है वो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालोगे, फाइनल वैल्यू 0, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, माइनस 20 बाय माइनस 2 माइनस 0.4। सर आपका आवाज कट रहा है सर। अब सही है क्या? यस सर। फर्स्ट केस ये है, इसका डिस्टेंस निकालो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ int स्क्वायर, u का वैल्यू 0, t 10 प्लस हाफ इनटू 2 इनटू t स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर। वैल्यू निकालो, ये s1 है। फिर सेकंड केस के लिए फिर से s2 निकालो, सेम फॉर्मूला, u की जगह पे आप पुट करोगे 20, टाइम की जगह पे 200 और a की जगह पे 0। फिर थर्ड केस है s3 में सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, u की जगह पे 0 पुट करोगे 20, a की जगह पे पुट करोगे -0.4 और t की जगह पे 50। तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देना, टोटल डिस्टेंस टेबल आ जाएगा। साथ क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कुछ रिटार्डेशन कुछ रहा था, निकाल दिए हैं, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड वो भी निकाल दिए। क्या समझ गए क्वेश्चन? यस सर। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लो और सॉल्यूशन देख लो, कहीं डाउट है क्या, देख लीजिए एक बार। नो। क्या समझ गए जिनका डाउट था? यस सर। ठीक है, ओके। Yes, और कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यस सर। देखोगे फोर्स, जब चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मतलब जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़े मोशन, और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में ही फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब आप बखूबी जान सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि मोशन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन है? फोर्स है। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो उसमें चेंजेस ला सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कौन कौन ऐसा चेंजेस लाएगा? फोर्स। ठीक है, इवन आप फोर्स को डिफाइन भी किए हो या डेफिनेशन जानते होंगे, लोअर क्लासेस में पढ़े हो फोर्स के बारे में। एनी वन ऑफ यू कैन just define force? सर आप पुल Sir, a push or push applied on an object. force. Any pull or push,
जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं या पुश करते हैं, इसका मतलब है वहां पे पुल करना या पुश करना, मतलब फोर्स लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो फोर्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ने। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग फोर्स का डेफिनेशन आता है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स आप लोग बताना, क्योंकि फोर्स का जो डेफिनेशन है फोर्स के इफेक्ट पर ही है। फोर्स को डिफाइन करोगे आप यहाँ पे फोर्स के इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा बताओगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स? फोर्स क्या क्या चेंजेस लाता है, क्या क्या कर सकता है? इफेक्ट सर बताओ। सर चेंज इन शेप, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, 2 पॉइंट सही है। फिर Change in सर magnitude. रेस्ट बॉडी इन अ मोशन। ठीक है। मैग्नीट्यूड क्लियर नहीं हो रहा है कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, और Sir, it can stop a moving object. हाँ, मूविंग ऑब्जेक्ट को वो रोक सकता है। ठीक है, और सर Sir, it can change the size of the object. हाँ, साइज, शेप बोल दिया तो उसी में आ गया। शेप सर चेंज कर सकता है, और सर इंक्रीज इन स्पीड। हाँ, स्पीड को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। यस ठीक सर। है, और ठीक है, इतना ही है। ऑब्जेक्ट के स्पीड के डायरेक्शन को या वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, जो पहले ही आप बोले थे। ठीक है, बिल्कुल सही। जो चीजें आप बोले उसी के अकॉर्डिंग फोर्स का डेफिनेशन दिया गया है। मतलब फोर्स ये चीजें करता है। फोर्स यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है। ये ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, इसके अंदर से ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हम बाहर से फोर्स लगाए। तो मूविंग यदि है तो हो सकता है ये वेलोसिटी बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, हो सकता है रुक जाए, हो सकता है सेम स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड ही, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर which can change the shape of an object or state of rest or state of motion of an object। फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, मतलब रेस्ट में है तो उसको मूव करा सकता है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस ला सकता है। तो स्टेट ऑफ मोशन में मतलब कई चेंजेस ला सकता है, वेलोसिटी बढ़ा सकता है, घटा सकता है या रोक सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो कई चेंजेस ला सकता है। ठीक है, तो ये है फोर्स। पहले इतना दिखाते हैं फिर आगे बताते हैं।
फोर्स का एसआई यूनिट क्या है बताओगे? सर न्यूटन। सर न्यूटन। अच्छा, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सर वेक्टर। सर वेक्टर। ये फोर्स जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन यहाँ वैल्यूएबल फैक्टर है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फोर्स का सीजीएस यूनिट बता सकते हो? न्यूटन से छोटा यूनिट जो है सीजीएस यूनिट क्या है? सर डाइन। डाइन। ठीक है, ठीक। देखोगे क्लास 8 में फोर्स के टाइप के बारे में पढ़े हुए, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, कुछ है कांटेक्ट फोर्सेस, कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल दोगे? muscular force, सर मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। gravitational force, frictional force, फिर क्या बोल रहे? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। sir gravitational, नहीं, ग्रेविटेशनल कांटेक्ट नहीं है, दूर से ही लगता है। so और- non-contact है। और सर दो ही पर है। स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जब भी अप्लाई हो, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, तो ये सब फोर्सेस जो है ये कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल बताओ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। magnetic force, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दो और एक है, तीन ही है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, ध्यान देना। तो ये क्लास 8 में पढ़ चुके हो, कहीं कहीं हो सकता है जरूरत पड़े, तो ये सब हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यदि कोई रिक्वायरमेंट होगा तो आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, देखो किसको बोलेंगे। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट, इसमें हम दो फोर्स लगाए या दो से ज्यादा फोर्स लगाए। मान लो कि एक फोर्स लगाए इधर 10 न्यूटन, इधर से एक फोर्स लगाए 7 न्यूटन। sir क्या या- इससे सर इधर से क्या फोर्स लगे? दोनों 7 न्यूटन, 7। ओके सर, ठीक है, एक फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, एक फोर्स 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में। फिर क्या करते हैं, और एक फोर्स लगा के 3 न्यूटन। क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नो सर, नो नो सर। सर। मतलब इससे दो या दो से ज्यादा फोर्स लगाए हैं, लेकिन फोर्सेस का जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट वैल्यू बोले, ओवरऑल टोटल फोर्स, फोर्सेस का जो रिजल्टेंट वैल्यू है, रिजल्टेंट वैल्यू कितना है? 0। सर 0 है। रिजल्टेंट वैल्यू मतलब सारे फोर्सेस को ऐड करना। तो ये 10 न्यूटन है प्लस 7 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन। लेकिन याद करो, हम बताए थे यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अपोजिट है, सर तो नहीं। साइन भी अपोजिट लेना है। यस सर। पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा और इसको भी नेगेटिव लेना। 10 -7 -3 ओवरऑल कितना आएगा? 0। मतलब 2 और मोर देन 2 फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन टोटल ओवरऑल या रिजल्टेंट वैल्यू कितना है फोर्सेस का? 0। यदि इस तरह का सिचुएशन आ रहा है तो यहाँ पे जो 3 फोर्सेस लग रहा है इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। 2 or more than 2 forces having resultant 0 is known as balanced forces। क्या समझ गए? यस यस सर। यस सर। अच्छा, देखोगे इसमें कुछ कुछ आंसर देते जाना। इसमें 2 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। क्या बैलेंस्ड फोर्स
बैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस ला सकता है? नो सर। No, sir, sir. No, sir. मोशन में कभी चेंजेस नहीं लाएगा। क्या बैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस ला सकता है? Yes, yes, sir. नो सर। No, sir. ला सकता है, ला ला सकता है। आप खुद सोचो ना, सर ये दोनों लगेगा तो सर पतला हो जाता है। ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिजिड इतना नहीं है, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये दब जाएगा। यस सर। ठीक है, सर तो अगर बॉक्स हुआ तो? हाँ सर अगर बॉक्स हुआ तो? हाँ, बॉक्स हुआ तो देखो, कुछ बॉक्स होता है मान लो कि उतना टाइट नहीं है तो दब जाएगा, टाइट है तो नहीं दबेगा। तो वही तो बोले, जो ला सकता है बोले, ये नहीं बोले कि लाएगा ही। विच कैन चेंज, ध्यान देना, फोर्स का डेफिनेशन में भी क्या लिखे हैं, ये वर्ड को आप गौर करना, कैन। हम ये नहीं लिखे हैं विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ या विच चेंज द शेप ऑफ। क्या विच चेंज लिखे, मतलब डेफिनेट लिखे, क्या नहीं लिखे, कैन का यूज किए। कैन का मतलब क्या, कर सकता है। ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे, शेप चेंज होगा ही। देखोगे हम इस पर फोर्स अप्लाई किए, क्या शेप चेंज हुआ? नहीं। दीवार पे हम फोर्स लगाए, क्या मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंजेस आया? No, No, sir. sir. मतलब फोर्स इट कैन, ये कर सकता है, नॉट डेफिनेटली इट विल डू, कि भाई ये करेगा ही, ये नहीं बोल रहे हैं। इट कैन, ये कर सकता है। क्या कर सकता है? शेप में चेंजेस ला सकता है और रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे यदि हम बात किए कि ऑब्जेक्ट है तो ये कभी मोशन में चेंजेस नहीं लाएगा। कौन कौन मोशन में चेंजेस नहीं लाएगा? Sir, force. फोर्स नहीं बोलना है, Balance force. बैलेंस फोर्स। अच्छा Sir, सही, balanced force. फोर्स बोलना सही होगा। बैलेंस्ड फोर्स होगा कि बैलेंस्ड फोर्सेस होगा? Sir, force. फोर्स। फोर्सेस होगा, क्योंकि यहाँ एक फोर्स नहीं जा सकता है। बैलेंस्ड फोर्स एक कभी होता ही नहीं है। पहले ही तो बोले टू और मोर देन टू फोर्सेस, तो क्या बोलना होगा, बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, yes sir, Yes, sir. अच्छा, बैलेंस्ड फोर्सेस यदि समझ गए तो अनबैलेंस्ड भी सोचो समझ गए। बस इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या, रिजल्टेंट वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे नहीं, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन और इधर से फोर्स लगाए 7 न्यूटन और 1 न्यूटन, तो कितना वैल्यू होगा? Sir, Sir, 1. Sir, 2 Newton. सर 2 न्यूटन आ जाएगा। 2 न्यूटन आ जाएगा, मतलब 10 माइनस 8, 2 न्यूटन। मतलब इस पे रिजल्टेंट वैल्यू जीरो नहीं है। yes और sir, जब रिजल्टेंट वैल्यू जीरो नहीं है मतलब अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस ला सकता है। उधर से कम फोर्स लग रहा है, इधर से ज्यादा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, आगे की ओर क्या होगा, मूव करेगा। समझे? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
सर साइड का नहीं दिख रहा है। तो साइड का नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख जाएगा, मिटा नहीं रहा है। अब दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट लो, हम मिटाएंगे। Yes, sir. ले लिए. सर हाँ बोलो। सर अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या जरूरी है कि दोनों साइड से फोर्स लगे या एक साइड नहीं, से चल जाएगा? सिर्फ दोनों साइड से ही लगे जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में कई डायरेक्शन से फोर्स लग सकता है, और कई डायरेक्शन से फोर्स लगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। जैसे सर एक ऊपर साइड से लगेगा तो? साइड साइड से भी लग सकता है, समझे? Yes, sir. हाँ, वो एक सिंपल एग्जांपल दिए थे कि एक फ्रंट से लगाए और एक बैक से लगाए। बाकी वही टॉप और बॉटम से भी लग सकता है, साइड साइड से भी लग सकता Yes, sir. सर फोर्स का सर आप CGS यूनिट क्या लिखे हैं? है। डाइन, DYNE, डाइन, ठीक है। Yes, sir. देखो, एक एग्जांपल भी लिख दिया बैलेंस फोर्सेस का। ये टेबल का टॉप है, इसमें यदि हम एक बुक रखें, बुक का वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन जब ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है नीचे की ओर, टेबल पे लग रहा है वेट, तो टेबल भी ऊपर की ओर उस पर फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे दो फोर्सेस है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है ना? ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये एग्जांपल समझ में आया? यस सर। यस ये सर। ठीक। सर सर बैलेंस्ड फोर्स फोर्स का एग्जांपल स्पंज हो सकता है? नहीं, स्पॉन्ज ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट का एग्जांपल नहीं देना है। नहीं सर, लाइक ऑब्जेक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्पंज। नहीं, तो स्पॉन्ज पे ऐसा भी तो हो सकता है ना, स्पॉन्ज पे हम फोर्स इधर लगाए 10 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन लगाए, तो अनबैलेंस, बैलेंस तो हुआ नहीं, अनबैलेंस हो गया। और सर अगर हम लोग दोनों तरफ से प्रॉपर मतलब सेम फोर्स लगाए तो? तब बैलेंस हो, तब बैलेंस फोर्सेस हो। ठीक है, तो सिचुएशन बोलना पड़ेगा, वहां सिचुएशन शो करना होगा, लिखना होगा। यस सर।
अनबैलेंस फोर्सेस का एक एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है देखो तो, और इसका मीनिंग समझाओगे, क्या क्या फोर्सेस लगता है उसमें बताओ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर, डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर सर डाउन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो एक फोर्स हुआ, कोई ऑब्जेक्ट नीचे यदि हम ड्रॉप किए तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स लग रहा है? एक फोर्स रहेगा तो अनबैलेंस्ड नहीं बोलेंगे, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ रहे हैं, ऐसे अनबैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ फोर्सेस का बात कर रहे हैं तो दो फोर्सेस देना होगा, ठीक है। सर तो और कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे? सर लग रहा ऊपर है, सर हाँ, मैग्नेट। ऊपर सर एयर फ्रिक्शन लगता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है ना, तो एयर फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगता है, एयर फ्रिक्शन। ओके, समझे? यस सर यस सर। यस सर। हाँ, हालांकि एयर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम, तो नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। लेकिन जब सरफेस एरिया बड़ा होता है तो एयर फ्रिक्शन का वैल्यू वो रिमार्केबल होता है। आप समझ सकते हो, एक पेपर को ओपन करके जब छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे गिर रहा है, क्यों? ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, सरफेस एरिया ज्यादा है तो एयर फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप किए तो दो फोर्सेस लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल और एक एयर फ्रिक्शन। तो अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड फोर्स जिधर ज्यादा होगा उसकी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो नीचे की ओर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे। सर ले लिए। ले लिए सर। ले लिए। देखो, समझोगे? स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए सबको, फिर हम समझाते हैं, पढ़ लो। सर फर्स्ट के बाद क्या पढ़ लिखे लिए हैं? सर।
फर्स्ट लॉ, ओके सर। सर पढ़ लिए। सर बोलो। सर ये तो इनर्शिया का डेफिनेशन से मैच करता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सेम है ही। एक्चुअली देखोगे 3 स्टेटमेंट आज पढ़ने वाले हो, या यदि आज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे पढ़ोगे। 3 स्टेटमेंट पढ़ोगे और सेम है। पहला स्टेटमेंट फोर्स का डेफिनेशन, दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तीसरा स्टेटमेंट डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। तीनों सेम है, हल्का फुल्का लैंग्वेज में फर्क है, बाकी चीज कंटेंट सेम। ठीक है, तो इनर्शिया के बारे में हम आएंगे आगे, अभी इनर्शिया नहीं बोल रहे हैं, पहले तो समझ लेते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो तब तक रुका रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ऐसा नहीं कि भाई बाहर से कोई फोर्स लगा दिए और उस फोर्स को कोई बैलेंस कर दिया, बैलेंस भी नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो बिल्कुल रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को तब तक मेंटेन रखता है जब तक सर बैलेंस फोर्स लगेगा तो? फोर्स ना लगे। यहाँ तक समझे? सर अगर बैलेंस फोर्स लगे तो? लगे ना। बैलेंस फोर्स लगेगा तो रुका ही रहेगा। बैलेंस फोर्सेस बोलना होगा, बैलेंस फोर्सेस लगेगा तो रुका ही रहेगा। समझे? ओके सर। एग्जांपल देके समझाइए ना। देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, टेबल के टॉप पे रखे हैं, मान लो कि एक बुक, ये रेस्ट में है। ये खुद ब खुद मूव करेगा? ये बताओ तो। नो सर। नो सर। सर। अच्छा, यदि हम चाहेंगे कि ये मूव करे, मूव कराना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सर फोर्स। सर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब अप्लाई जो कर रहे हो, मतलब इसका इंटरनल फोर्स तो नहीं है, अंदर से तो फोर्स नहीं लग रहा है, ये बाहर से फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। इसीलिए ये वर्ड यूज किया है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्ड का मीनिंग समझे? यस सर। यस सर। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और यदि ऐसा है, समझना, देखोगे हम फोर्स तो एक्सटर्नल लगाए। अच्छा देखो, बुक को यदि सामने रखे हैं या एक बड़ा ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक बड़ा सा बॉक्स ही है, हम मान लो कि थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो है, क्या तुरंत मूव कर जाता है? बताओ तो। नो सर। नो सर। अप्लाइड फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, कौन कर रहा है बताओ? सर फ्रिक्शनल फोर्स। वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन, याद करो 8th क्लास में पढ़े हो। यस सर। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इस तरह से इरेगुलरिटीज के कारण ये इंटरलॉक होता है। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो एक मूव नहीं हो पाता है। जब बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, तब ये मूव करता है। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स यदि हम लगा भी दिए, 1 न्यूटन, मूव नहीं किया, एक्सटर्नल है लेकिन बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड फोर्सेस हो गया। क्यों? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन सेम हो गया, बैलेंस्ड फोर्सेस। कब मूव करेगा? कि भाई फ्रिक्शन मैक्सिमम मान लो कि 3 न्यूटन लग रहा है, तो 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दो, 4 न्यूटन। जैसे ही 4 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करने लगेगा। होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और ये यदि वो मूव करना स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है? वो तभी ऐसा हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे लगा हो। अब समझे यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ, सेम सिचुएशन है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम सिचुएशन, स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में था,
मान लो कि एक खिलौना कार है, टॉय खिलौना कार है, ये खिलौना गाड़ी है। तो ऑलरेडी चलो ये मोशन में था, पहले से ही कोई धक्का दिया हुआ था, हम जब देखे तो ये मोशन में था। तो मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में यदि हम चेंजेज लाना चाहते हैं, यदि हम इसके स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो जिधर मूव कर रहा है उधर क्या करना पड़ेगा? सर फोर्स सर लगाना एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा, मतलब एक्सटर्नल बैलेंस अनबैलेंस फोर्स लगाना होगा। ऐसा नहीं कि 2 न्यूटन इधर से भी लगा दिए इधर से भी लगा दिए तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, अभी भी वैसे ही जाएगा। लेकिन अनबैलेंस फोर्स यदि लगा है एक्सटर्नल, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर है उधर ही फोर्स लगाए तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, मोशन में चेंजेस आएगा। और जिधर जा रहा है उसके अपोजिट यदि फोर्स लगाए तो क्या होगा? रुक जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। मतलब स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंजेस तभी आ सकता है जब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगे। मोशन में क्या क्या चेंजेस आ सकता है? वेलोसिटी बढ़ सकता है, घट सकता है, या डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को सेम डायरेक्शन में मेंटेन रखेगा, जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेंटेन रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। क्या समझ गए? यस सर। सर। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्वालिटेटिव लॉ के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कभी कभी ये भी दे देगा स्टेट क्वालिटेटिव लॉ ऑफ मोशन, तो आप सोचोगे भाई क्वालिटेटिव लॉ कौन सा है, फर्स्ट लॉ है कि सेकंड लॉ? तो ये फर्स्ट लॉ है। क्यों कहते हैं? रीजन जान, क्योंकि ये फोर्स को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करना मतलब क्या? डिफाइन करना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को क्वालिफाई करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लोगे तो वहां से एक फॉर्मूला आपके पास आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, क्वांटिटी बताता है, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। शायद सर आप पहले बताए थे ये। हाँ बताए थे तो बढ़िया है, लेकिन अब तो याद रखना होगा। समझ गए दोनों? यस सर। यस सर। ये भी हम लिखा दे रहे हैं, याद रखोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर ले ठीक। सर सेकंड लॉ थोड़ा सा बता दीजिए ना। क्या? सर सर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ अभी नहीं बताएंगे, अभी फर्स्ट लॉ से रिलेटेड बहुत सारा एग्जांपल समझना है। सेकंड लॉ हो सकता है अगले क्लास के बाद बताएं,
क्योंकि फर्स्ट लॉ से रिलेटेड बहुत सारा एग्जांपल समझना है आप लोग। ओके यस सर। सर फर्स्ट लॉ सर क्वालिटेटिव लॉ ऑफ मोशन और सर सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन है सर, दोनों में अंतर क्या हुआ? डिफरेंस क्या है? यस सर। तो वही तो डिफरेंस बताए। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिफाई करना, फोर्स को डिफाइन करना। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या? फोर्स की क्वांटिटी को बताना, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना, फोर्स का फॉर्मूला प्रोवाइड करना। यस सर। देखो इनर्शिया, अभी जो फोर्स का डेफिनेशन पढ़े उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले कि ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी होता है क्या? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया पढ़ते हैं और इनर्शिया का टाइप्स पढ़ते हैं। सर एनी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखे हैं? एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच। सर व्हाट इज क्या लिखे हैं? क्या? सर व्हाट इज के बाद क्या लिखे हैं? इनर्शिया, INERTIA, INER।
देखो देखो इनर्शिया, इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट का सर आपका वीडियो पॉज हो गया। प्रॉपर्टी। अच्छा, बिना मास का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? नो सर। नो नहीं। सर। तो ऑब्जेक्ट में मास है तो इनर्शिया का प्रॉपर्टी होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो प्रॉपर्टी वो कंटेन करेगा, इनर्शिया का प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी है क्या? कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका ही रहना चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा और उसी डायरेक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। अब देखो ध्यान देना, इनर्शिया का मेजरमेंट भी लेते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बुक मान लो कि रेस्ट में, और एक बड़ा सा बॉक्स है, फुल बॉक्स है, एक पूरा भरा हुआ बॉक्स। बुक रुका है, रुका ही रहना चाहेगा, तो वो तो कभी मूव नहीं होना चाहिए। कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स लगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। और रुका रहने का प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है? मान लो कि इसका मास कम है, इसका ज्यादा है। यदि हम इसको 1 न्यूटन फोर्स लगाए, सपोज ये मूव नहीं किया, 2 न्यूटन लगाए नहीं मूव किया, 5 न्यूटन लगाए ये मूव कर गया। इसका मतलब क्या है? इसमें जो ऑपोजिशन था, ऑपोजिशन कितना फोर्स तक के लिए था? 4 न्यूटन के फोर्स। न्यूटन 4 न्यूटन या 4 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई किए, 5 न्यूटन अप्लाई किए, वो चल दिया, मूव कर किया। अब मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने का जो प्रॉपर्टी है कितना है, तो एक यदि फोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो भाई इसमें फोर्स से ज्यादा यदि हम लोग न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये मूव कर जाता है। अब उसका प्रॉपर्टी जो है उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन यदि ये बॉक्स है, ये मान लो कि 1 kg का है और ये मान लो कि 50 kg का है, क्या 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाएंगे तो क्या ये मूव करेगा? नो सर। सर। नो सर। मतलब इनर्शिया का प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा है। 10 न्यूटन भी लगा दिया, 50 न्यूटन लगा दिया तो भी मूव नहीं। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहता है, ऐसा प्रॉपर्टी क्या है इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, ये प्रॉपर्टी किस कारण से ज्यादा है? किस कारण से? दोनों में क्या फर्क है? सर मास का। मास का। मतलब मास यदि ज्यादा होगा तो इनर्शिया का भी प्रॉपर्टी क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, सही है। लेकिन इनर्शिया यदि हम लोग कंपैरिजन करें तो इनर्शिया किसका कम किसका ज्यादा होगा, तो बोलेंगे मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी ऐसा दिया है, 2-3 ऑब्जेक्ट दे दिया है कि एक मान लो कि बुक है, एक मान लो टेबल है, एक कार है, एक ट्रेन है, इस तरह का कुछ एग्जांपल्स दे दिए। इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? The train. ट्रेन। रीजन लिख देंगे, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। सर मास इनर्शिया है क्या? तो इनर्शिया का प्रॉपर्टी भी क्या ज्यादा हो। समझ में आया? सर हाँ, बोलो। सर इनर्शिया है क्या? तो वही तो बोले, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है किसका? ऑब्जेक्ट का। कि भाई वो ऑब्जेक्ट रुका है तो खुद ब खुद तो मूव करता नहीं है, तो भाई रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया इनर्शिया। समझे? यस सर। हाँ, मोशन में है तो मोशन में ही बना रहना चाहेगा, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब वही है, बस पार्ट वाइज आप इसको अलग अलग लिख देना है। क्या समझ में आया? इनर्शिया और इनर्शिया का टाइप। यस सर। यस सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा।
inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction डिफाइन कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है, ये डिफाइन करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एग्जांपल्स पढ़ेंगे, inertia of rest और inertia of motion। ओके? Yes, sir. ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास में ले लिए, इकट्ठे सर। करेंगे। ठीक, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।